तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल परीक्षांजलि पर। आप सभी से पूरा विश्वास है कि आपको इस वीडियो से बहुत फ़ायदा होता होगा। आप सभी अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, साथ ही चैनल के हर वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। तो इसका अगला पार्ट जो हमारा अभी चल रहा है, निदानात्मक कक्षा है तो मॉड्यूल, जो कि मध्य प्रदेश सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है, उसके उत्तर हम दे रहे हैं। आपको आसानी से उपलब्ध हो, अच्छे तरीके से लिखें और याद करें। निश्चित रूप से इस परीक्षा में आपके वार्षिक में भी ये बहुत ज़्यादा प्रश्न फ़ायदेमंद होंगे, आपके अंक अच्छे लाने में आपको मदद करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न गवाते हुए चलते हैं हम अध्याय 4 भूगोल का, जो जलवायु। इसमें पहला प्रश्न दे रखा है, सही विकल्प चुन करके लिखिए। निम्नलिखित में भारत में अधिकतम तापमान किस स्थान पर होता है? ऑप्शन दे रखे हैं, तिरुवनंतपुरम, भोपाल, जैसलमेर या अहमदाबाद। तो विद्यार्थियों, राजस्थान का जो जैसलमेर इलाका है वहाँ पर सर्वाधिक तापमान होता है भारत के क्षेत्र में। अगला, भारत का नगर जो वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है, ऑप्शन दे रखे मुंबई, जोधपुर, पुणे या चेन्नई। तो पुणे जो क्षेत्र है वो वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है। अगला, तीसरा प्रश्न दे रखा, आम्रवृष्टि किस राज्य में होती है? ऑप्शन दे रखे हैं केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, असम। विद्यार्थियों, इसका उत्तर सही जो है वो केरल हो जाएगा। आम्रवृष्टि केरल में होती है। अगला, दैनिक तापांतर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं दक्षिण पठारी क्षेत्र, पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र, थार का मरुस्थल या पश्चिम तटवर्ती क्षेत्र। तो विद्यार्थियों, इसका उत्तर जो है वो थार का मरुस्थल हो जाएगा। अगला प्रश्न, शीतकालीन मानसून वर्षा किस राज्य में नहीं होती है? ऑप्शन दे रखे हैं पंजाब, कर्नाटक, हरियाणा या महाराष्ट्र। तो विद्यार्थी, इसका उत्तर जो है वो कर्नाटक हो जाएगा। अगला, भारत में न्यूनतम तापमान कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन दे रखा है लेह, शिमला, चेरापूंजी या श्रीनगर। तो विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर जो है वो लेह हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं, भारत में अधिकतम वर्षा वाला स्थान है। ऑप्शन दे रखे हैं शिलांग, मासिमराम, गुवाहाटी या पंजाब। तो विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर जो है वो मासिमराम हो जाएगा, ब वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला, जेड धाराएं हैं हिंद महासागर में चलने वाली, बंगाल के खाड़ी में चलने खाड़ी के चक्रवात, ऊपरी तन वायु या मानसूनी पवन है। तो ये विद्यार्थियों, स वाला ऑप्शन इसका ऊपरी तन वायु सही हो जाएगा। अगला आप देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें पहला दे रखा है, मानसून शब्द की उत्पत्ति खालिस्तान भाषा के मौसम शब्द से हुई है। तो मानसूनी शब्द की उत्पत्ति जो है वो विद्यार्थियों, यहाँ खालिस्तान में हमको अरबी लिखना है, अरबी भाषा के मौसम शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। अगला, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की दिशा खालिस्तान है। तो भारत में जो ग्रीष्मकालीन मानसून होता है इसके जो दिशा है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा खालिस्तान मानसून से होती है। तो भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, दक्षिण पश्चिम ग्रीष्मकालीन मानसून। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले खालिस्तान तट पर पहुंचता है। तो भारत में सबसे पहले मानसून जो है वो केरल में पहुंचता है विद्यार्थियों, 5 जून के आसपास, केरल राज्य में। अगला, भारत में अधिकांशतः खालिस्तान मानसून से वर्षा होती है। तो भारत में ज़्यादातर वर्षा जो होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, खालिस्तान में दक्षिण पश्चिम लिखेंगे। अगला, एक विशेष समय में किसी क्षेत्र की वायुमंडलीय अवस्थाओं को खालिस्तान कहते हैं। तो एक विशेष क्षेत्र में किसी क्षेत्र की वायुमंडलीय अवस्थाओं को मौसम कहते हैं। ये प्रश्न 2 नंबर में भी आ सकता है विद्यार्थियों, मौसम क्या होता है तो आपको याद रखना है। अगला, भारतीय मानसून की दोनों शाखाएं खालिस्तान के मैदान में मिलती है। तो भारतीय मानसून की दोनों शाखाएं जो है वो गंगा के मैदान में मिलती है। अगला, ग्रीष्म ऋतु में गरज के साथ पश्चिम बंगाल में होने वाली वर्षा को खालिस्तान कहते हैं। पश्चिम बंगाल में जो ग्रीष्म ऋतु में गरज के साथ में जो वर्षा होती है उसको विद्यार्थियों काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। आपको खालिस्तान में लिखना है काल बैसाखी। अगला, खालिस्तान राज्य में मानसून प्रत्यावर्तन का सर्वाधिक प्रभाव दिखाई देता है। खालिस्तान राज्य में मानसून प्रत्यावर्तन का सर्वाधिक प्रभाव दिखाई देता है। तो वो राज्य जो है वो तमिलनाडु है। खालिस्तान में आपको यहाँ पर तमिलनाडु लिखना है। अगला, सत्य असत्य है। जिसमें पहला दे रखा है,
मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। तो बिल्कुल ये अभी हमने देखा है, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। विद्यार्थियों, आपको खाली जगह पर आप सत्य लिखना है, राइट का निशान नहीं लगाना है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से, तो बिल्कुल सत्य है। उसके बाद अगला दूसरा वाला, मानसून का अर्थ वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन होता है, तो बिल्कुल ये भी सत्य हो जाएगा विद्यार्थियों। अगला, मौसम और जलवायु दोनों के तत्व एक समान नहीं होते हैं, तो यहाँ पर ये असत्य हो जाएगा तीसरा वाला। अगला, भारतीय द्वीपों पर मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है, तो ये सत्य हो जाएगा विद्यार्थियों। अगला, छोटे दिन और ठंडी रातें शीत ऋतु की विशेषता हैं, बिल्कुल ये सत्य है। शीत ऋतु में छोटे दिन होते हैं और रातें जो है वो ठंडी होती है। अगला, नदी जलवायु का एक महत्वपूर्ण तत्व है, ये भी सत्य हो जाएगा विद्यार्थियों। अगला, तटीय प्रदेशों का तापांतर कम होता है, ये भी सत्य है। समुद्र के पास में जो वाले राज्य हैं वहाँ पर तापांतर कम होता है। अगला, ग्रीष्म काल में तिब्बत का पठार ठंडा रहता है, तो ये असत्य हो जाएगा विद्यार्थियों। 8वां वाला असत्य हो जाएगा, क्योंकि ग्रीष्म काल में जो है वो तिब्बत का पठार बहुत ठंडा रहता है, अत्यधिक ठंडा रहता है, तो ये 8वां वाला असत्य हो जाएगा। अगला, लू शीतकाल में चलने वाली गर्म हवा है, तो ये भी असत्य हो जाएगा लास्ट वाला, क्योंकि लू जो है वो ग्रीष्म काल में चलने वाली गर्म हवाएं होती है, तो ये 2 असत्य हो गए। आखिरी वाला। अब बढ़ते हैं अगले सही जोड़ी की ओर, जिसमें आपको सही जोड़ी खाली जगह पर लिखना है। पहला दे रखा है यहाँ पर, फूलों की बौछार, मानसून प्रत्यावर्तन, पश्चिम विक्षोभ, काल बैसाखी, बेबी क्राइस्ट, ठंडी जलधारा, क्षोभ मंडल और आंध्र प्रदेश। तो विद्यार्थियों, आपको सामने सामने उत्तर लिखना है, मैं लाइन लगा रहा हूँ। फूलों की बौछार जो है वो कहवा से हमको इसको मिलाएंगे। उसके बाद मानसून प्रत्यावर्तन जो है वो सितंबर से इसको मिलाएंगे, लौटता हुआ मानसून। उसके बाद पश्चिमी विक्षोभ जो है इसको य से मिलाएंगे, चक्रवात तीसरा उसका य। और काल बैसाखी जो आपको कुछ समय पहले आपको बताया था, काल बैसाखी का पश्चिम बंगाल काल बैसाखी। अगला, बेबी क्राइस्ट, तो बेबी क्राइस्ट जो है विद्यार्थियों ये फ वाला ऑप्शन से इसको मिलाना, एल नीनो से संबंधित। ठंडी जलधारा, ठंडी जलधारा जो है वो र वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका, जेट वायु धाराएं। उसके बाद में क्षोभ मंडल, विद्यार्थियों ये अभी पिछला गलत हो गया है, ठंडी जलधाराएं जो है वो पेरू से मिलाना है, पेरू पेरू ठंडी जलधाराएं वो हो जाएगा पेरू। फिर क्षोभ मंडल, तो क्षोभ मंडल का हो जाएगा जेट वायु धाराएं, जेट वायु धाराएं। अगला, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश ये हो जाएगा दक्कन का पठार विद्यार्थियों। इस प्रकार से आपको ये जोड़ियाँ मिला लेना है, स अ य ब फ ई र और द आखिरी में। तो इस प्रकार से सही जोड़ी सामने सामने आपको यहाँ पर लिख लेना है। अगला बढ़ते हैं, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न दे रखा है, मासिमराम किन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका उत्तर आपको लिखना है विद्यार्थियों, स्टेलेग्माइट एवं स्टेलेक्टाइट गुफाओं के लिए मासिमराम प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर दूसरा है, वर्षण किसे कहते हैं, तो वर्षा जल के पृथ्वी पर गिरने की प्रक्रिया जो होती है वो वर्षण होती है। अगला, शीतलहर क्या है, तो शीत ऋतु की जो सर्द हवा है उन्हें शीतलहर कहा जाता है। इस प्रकार से आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला है, महावट किसे कहते हैं, तो उत्तर भारत में जो शीतकालीन वर्षा होती है उसको महावट के नाम से जाना जाता है, आपको लिखना है। अगला, मानसून वापसी के समय भारत के किस तट पर अधिकतर वर्षा होती है, तो कोरोमंडल जो तट है वहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है, तमिलनाडु के आसपास लौटते हुए मानसून की। अगला, मानसून विराम क्या है, तो विद्यार्थियों मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक नहीं होती है, उसे मानसून विराम कहते हैं। मतलब मानसून का जो समय होता है उसमें कुछ समय तक बारिश अगर नहीं होती तो उसको मानसून विराम कहा जाता है। अगला, भारत में कौन कौन से जलवायु कटिबंध है, तो उष्ण और उपोष्ण कटिबंध जलवायु भारत में पाए जाते हैं। अगला, अरब सागरीय मानसून शाखा से वर्षा प्राप्त करने वाले राज्यों के नाम लिखिए, तो आपको लिखना है केरल, गुजरात, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, ये अरब सागरीय मानसून जो आता है उससे बारिश होती है। अगला, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले स्थानों के नाम बताना है, तो पश्चिमी घाट,
अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से भी अधिक बारिश जो है वो होती है। अगला, भारत की प्रमुख 4 ऋतुओं के नाम लिखिए। तो भारत की प्रमुख 4 ऋतुएं हैं शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, मानसूनी आगमन और वापसी की ऋतु। मानसूनी आगमन मतलब वर्षा ऋतु। अगला, मालाबार तट पर किन पवनों से वर्षा होती है? तो मालाबार तट जो है उस पर मानसूनी पवनों से वो बारिश होती है विद्यार्थियों। इस प्रकार से आपको इनके ऑब्जेक्टिव लिखना है। अगला जो है अब इसके अति लघुत्तरीय प्रश्न है, तो आपको इस प्रकार से लिखना है कि अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न में पहला है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक अक्षांश वायुदाब एवं पवन, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं एवं उच्चावच लक्षण आदि, ये जो है वो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। प्रश्न दूसरा दे रखा है, भारत के किस भाग में दैनिक तापांतर अधिक होता है और क्यों? तो लिखना है आपको, थार के मरुस्थल में दैनिक तापांतर अधिक होता है क्योंकि रेत दोपहर में अत्यधिक गर्म एवं रात्रि में अत्यधिक ठंडी हो जाती है। अगला प्रश्न दे रखा है, कोरियालिस बल किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को जो है वो कोरियालिस बल कहा जाता है। चौथा प्रश्न दे रखा है, मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? तो मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था बतलाता है, जबकि एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय तक की अवधि जो होती है 30 वर्षों से अधिक, उसमें मौसम की अवस्था विविधताओं का कुल योग जो है वो जलवायु कहलाता है। जलवायु अधिकतर लंबे समय में जो निश्चित होता है वो जलवायु होता है। हिमालय का भारत की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है? संक्षेप में लिखिए। तो लिखना है, हिमालय मध्य एशिया में आने वाली ठंडी धाराओं को भारतीय महाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है, जिससे भारत में मध्य एशिया की तुलना में ठंड कम पड़ती है। इससे कम सब हवा जो है वो ठंडी हवाएं हिमालय पर्वत पर रोक लेता है। इसके कारण भारत में काफ़ी मतलब ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है। हिमालय के दूसरी तरफ जो काफ़ी ठंडा क्षेत्र होता है। अगला, आम्र वर्षा किसे कहा जाता है? तो ग्रीष्म, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थियों। ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में प्रायः पूर्व मानसूनी वर्षा होती है, इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं, इसे आम्र वर्षा कहा जाता है। काल वैसाखी किसे कहा जाता है? तो ग्रीष्म ऋतु में तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा, जिसके साथ प्रायः हिमवृष्टि भी होती है, को पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है। काल वैसाखी का संबंध पश्चिम बंगाल से है, जो ग्रीष्म ऋतु में तीव्र हवाएं चलती है, मूसलाधार वर्षा होती है जिसके कारण, तो इसको काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न लघुत्तरीय प्रश्न है, राजस्थान की जलवायु उष्ण शुष्क होने के क्या कारण है? संक्षिप्त में लिखिए। तो लिखना है, वर्षा औसत वार्षिक वर्षा जो है 25 सेंटीमीटर से कम होती है राजस्थान में। तापमान देखें तो संपूर्ण क्षेत्र रेगिस्तानी क्षेत्र है। दैनिक तापांतर अत्यधिक होने के कारण चट्टानों का टूटना प्रतिदिन होता है, जिससे शुष्कता बनी रहती है। अगला प्रश्न दे रखा है, मानसूनी वर्षा की विशेषताएं लिखिए। तो मानसूनी वर्षा की विशेषताएं, समय मतलब एक निश्चित समय अंतराल में होती है मानसूनी वर्षा, और वितरण अगर देखें तो असमान वितरण होता है। किन्हीं क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा होती है तो किन्हीं में बहुत कम होती है। ये मानसूनी वर्षा की विशेषता है। अगला, ग्रीष्म काल में प्रायद्वीपीय भारत में तापमान क्यों कम रहता है? कारण लिखिए। तो ग्रीष्म काल में प्रायद्वीपीय भारत में तापमान कम होने के कारण यहाँ लिखे गए हैं कि 3 ओर से जल राशि से घिरा होना, जिससे जल समीर से तापमान उच्च नहीं हो पाता। अगला, बादलों का आविर्भाव। ग्रीष्म काल में भारतीय मौसम में बारिश की घटनाएं ज़्यादा देखने को मिलती है। बादलों के आविर्भाव से भी तापमान कम हो सकता है, क्योंकि जल की वाष्पीकरण और वायु के संपर्क में बादलों की गर्मी खो जाती है। अगला चौथा प्रश्न दे रखा है, मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला क्यों समझा जाता है? मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला क्यों समझा जाता है? तो विद्यार्थी इसका उत्तर लिखना है। थोड़ा बड़ा उत्तर है, कुछ आपको लगे कि आपकी कॉपी में या अभ्यास पुस्तिका में लाइनें कम हैं तो आप अपनी फेयर कॉपी में भी इन प्रश्न के उत्तरों को लिख सकते हैं, ताकि आप याद कर सकें आसानी से। भारतीय प्रायद्वीप पर मानसून एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है। पवन की दिशाओं का ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन तथा उनसे संबंधित ऋतु की दशाएं ऋतु चक्रों को एक लय प्रदान करती है। वर्षा की अनिश्चितताएं तथा उसका असमान वितरण मानसून का एक विशिष्ट लक्षण है। आगे देखें तो संपूर्ण भारतीय भूदृश्य, इसके जीव तथा वनस्पति, इसका कृषि चक्र, मानव जीवन तथा उनके त्यौहार उत्सव सभी इस मानसूनी लय के चारों ओर घूम रहे हैं। उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक संपूर्ण भारतवासी प्रतिवर्ष मानसून के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। ये मानसूनी पवनें हमें
जल प्रदान कर कृषि की प्रक्रिया में तेजी लाती है एवं संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधती है। अगर विद्यार्थियों आपको कोई दिखने में अगर समस्या आती है, कोई ब्लर दिख रहा है, सही तरीके से अक्षर नहीं दिख पा रहे हैं, तो आप अच्छे नेटवर्क में जाइए और यूट्यूब पर सेटिंग होती है जिसमें क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। तो क्वालिटी बढ़ा करके देखें तो आपको बहुत क्लियर दिखाई देगा हर शब्द। तो इसलिए अच्छा नेटवर्क में जा कर के वीडियो देखें, रोक करके आप लिख सकते हैं आराम से। अगला, वीडियो को स्लो भी कर सकते हैं, धीरे धीरे भी कर सकते हैं, उसमें स्पीड का भी ऑप्शन रहता है। मालाबार क्षेत्र में ढालू छत वाले मकान क्यों बनाए जाते हैं? कारण लिखिए। तो मालाबार तट भारतीय उपमहाद्वीप का दक्षिण पश्चिम तट है। भौगोलिक रूप से इसमें दक्षिणी भारत के सबसे नम क्षेत्र जो है वो शामिल है, क्योंकि पश्चिमी घाट नमी भरी मानसूनी बारिश को रोकते हैं, खासकर उनके पश्चिम की ओर पहाड़ी ढलानों पर। अगला प्रश्न दे रखा, चक्रवात प्रभावित राज्यों के नाम लिखिए। तो भारत में चक्रवात प्रभावित जो है राज्य पश्चिम बंगाल और उड़ीसा है। इन दो राज्यों में ज़्यादा चक्रवात आता है, तूफान। अगला 7वां प्रश्न दे रखा है, भारत में अधिकतर वर्षा साल के कुछ महीनों में होती है, कोई दो कारण लिखिए। तो भारत में अधिकतर वर्षा कुछ ही महीनों में होती है, क्योंकि मानसून अनिश्चित है। मानसून का समय जून के आरंभ से मध्य सितंबर तक होता है। भारतीय भौतिक स्वरूप के अलग होने के कारण वर्षा सभी क्षेत्रों में असमान रूप से होती है। मानसूनी पवनों से पूरे भारत में वर्षा नहीं होती है। चक्रवात कई जगहों पर वर्षा का फैलाने में मदद करता है, जबकि दूसरी जगह पर वर्षा ही रह जाती है। अगला प्रश्न 8वां दे रखा है, उत्तर भारत से पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा क्यों घटती जाती है? कारण बताइए। तो उसके कारण है लिखना है हमको। बंगाल की खाड़ी को मानसून शाखा अराकान पहाड़ियों में रुकावट पाकर अपनी दिशा बदल लेती है। यह शाखा दो भागों में बढ़ जाती है। एक शाखा पश्चिम की ओर बढ़ती हुई गंगा के मैदानों को पार करती हुई पंजाब के मैदानों तक पहुँचती है। कलकत्ता से दिल्ली की ओर बढ़ने पर वर्षा क्रमशः कम होती है। उदाहरण के लिए कलकत्ता में जहाँ 162 सेंटीमीटर वर्षा होती है, वहीं वाराणसी में 107 सेंटीमीटर तथा दिल्ली में 56 सेंटीमीटर वर्षा होती है। मानसून शाखा का दबाव और उसकी आर्द्रता पश्चिम की ओर क्रमशः घटती जाती है। यही कारण है कि मानसून की शाखा के दिल्ली तक पहुँचते पहुँचते वर्षा होने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है विद्यार्थियों। 9वां प्रश्न दे रखा है, भारतीय उपमहाद्वीप में वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन क्यों होता है? तो वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन कोरियालिस बल के कारण होता है। भारत उत्तर पूर्वी पवनों के क्षेत्र में आता है। ये हवाएं उत्तरी गोलार्ध की उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी से उत्पन्न होती है। ये दक्षिण की ओर बहते कोरियालिस बल के कारण दाईं ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती है। कोरियालिस बल को फेरेल का नियम भी कहा जाता है तथा यह पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। यह उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों को दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित कर देता है। 10वां प्रश्न देखा है, जुलाई में तिरुवनंतपुरम की अपेक्षा मुंबई में अधिक वर्षा क्यों होती है? तो पूर्व मानसून को अरब सागर शाखा जून के प्रथम सप्ताह में तिरुवनंतपुरम पहुंचती है। यह 10 जून के आसपास मुंबई पहुंचती है, इसलिए तिरुवनंतपुरम में अधिकतर वर्षा जून के महीने में होती है, जबकि मुंबई में अधिकतर वर्षा जुलाई के महीने में होती है। 11वां प्रश्न देखें तो चेन्नई में दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा कम वर्षा क्यों होती है? तो चेन्नई पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया प्रदेश में क्षेत्र में तथा पश्चिमी घाट से बहुत दूर स्थित है। अरब सागर शाखा पश्चिमी घाट के साथ साथ अत्यधिक वर्षा करती है, जबकि पूर्वी शाखा खाड़ी बंगाल के ऊपर से होते हुए देश के ऊपर पूर्वी भाग से गुजरती है। इसके परिणाम स्वरूप चेन्नई में दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण कम वर्षा होती है। अगला प्रश्न, कोलकाता में जुलाई में जून से अधिक वर्षा क्यों होती है? इसके विपरीत शिलांग में जून में जुलाई से अधिक वर्षा क्यों होती है? तो इसका उत्तर दे रखा है, दक्षिण पश्चिम मानसून की खाड़ी बंगाल शाखा 1 जून को शिलांग पहुंचती है। यह धीरे धीरे पश्चिम की ओर बढ़ती है। इसके परिणाम स्वरूप जून की अपेक्षा जुलाई में इस क्षेत्र में वर्षा घटने लगती है। अगला प्रश्न दे रखा है 13वां, राजस्थान में घरों की दीवार मोटी तथा छत चपटी क्यों होती है? विद्यार्थियों, अगर आपको सही शब्द से नज़र नहीं आते तो आप आवाज़ से उसको कंपेयर करें, इसीलिए बोला जा रहा है सभी उत्तरों को, ताकि आपको आसानी हो लिखने के लिए। राजस्थान में मौसम अत्यधिक गर्म होता है और वर्षा बहुत कम होती है। राजस्थान का कुछ हिस्सा रेगिस्तान से ढका हुआ है। घरों की मोटी दीवारें लोगों को दिन में बाहर की अत्यधिक गर्मी और रात्रि के समय बाहर को अत्यधिक ठंड से बचाती है। क्योंकि राजस्थान में वर्षा बहुत कम होती है, इसलिए वहाँ छतों पर पानी इकट्ठा नहीं होता और साथ ही यहाँ चपटी छत बनाना भी सरल होता है।
तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है। अगला, तराई क्षेत्र तथा गोवा एवं बेंगलोर में ढाल वाली छतें क्यों होती है? तो तराई क्षेत्र तथा गोवा एवं बेंगलोर में ढाल वाली छतें होती है क्योंकि इन क्षेत्रों में मानसून के दौरान बहुत वर्षण होता है। जब छतें ढलान वाली होती है तो छतों से वर्षा का पानी बहकर नीचे आ जाता है, जहाँ से वह पानी जमीन के अंदर चला जाता है या उसे भविष्य में प्रयोग के लिए इकट्ठा कर लिया जाता है। अगला, तमिलनाडु तट पर शीत ऋतु में वर्षा होने के कारण लिखिए। तो इसके कारण है कि पीछे हटते मानसून की ऋतु सितंबर से आरंभ हो जाती है, मतलब जो लौटता हुआ मानसून होता है, मानसून की विदाई जिसको कहते हैं। ये पवनें धरातल से समुद्र की ओर बहने लगती है, इसलिए ये पवनें शुष्क होती है और स्थल मंडल पर ये वर्षा नहीं होती। जिस समय ये पवनें बंगाल की खाड़ी पर पहुंचती है तो वहां से आर्द्रता ग्रहण कर लेती है। जब ये उत्तर पूर्वी पवनों के प्रभाव में आकर इनकी दिशा भी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर हो जाती है और ये पवनें उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु तट पर पहुंचती है। आर्द्रता ग्रहण की हुई ये पवनें तमिलनाडु तट पर शीत ऋतु में वर्षा करती है। अक्टूबर नवंबर पीछे हटते मानसून और बंगाल की खाड़ी पर उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के प्रभाव से पूर्वी तट पर भारी वर्षा होती है। तमिलनाडु तट पर भी अक्टूबर नवंबर में भारी वर्षा होती है। 16वां प्रश्न दिया है, पूर्वी तट के डेल्टा वाले क्षेत्र में प्रायः चक्रवात क्यों आते हैं? तो पूर्वी तट के डेल्टा वाले क्षेत्रों में प्रायः चक्रवात आने के निम्न कारण हैं। ये चक्रवात सामान्यतः भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं, जिसके कारण व्यापक एवं भारी वर्षा होती है। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः विनाशकारी होते हैं। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के सघन आबादी वाले डेल्टा प्रदेशों में अक्सर चक्रवात आते हैं, जिसके कारण बड़े पैमाने पर जान की क्षति होती है। कभी कभी ये चक्रवात उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में भी पहुंच जाते हैं। कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों तथा अवदाबों से होती है। चक्रवात जो है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तक पहुंच जाते हैं। भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा एवं उसकी विशेषताएं लिखिए। तो भारत में मानसूनी वर्षा की विशेषताएं, निम्नलिखित विशेषताएं ये लिखना है। जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदानों में निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है। जब दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित करता है, ये दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें दक्षिणी समुद्र के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती हैं। क्योंकि ये पवनें गर्म महासागरों के ऊपर से होकर गुजरती है, इसलिए ये अपने साथ इस महाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में नमी लाती है। ये पवनें तीव्र होती है तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत वेग से चलती है। दक्षिण पश्चिम मानसून का भारत में अंतर्वाह यहाँ के मौसम को पूरी तरह परिवर्तित कर देता है। मौसम के प्रारंभ में पश्चिमी घाट के पवनामुखी भागों में भारी वर्षा लगभग 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। दक्कन पठार एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में भी वर्षा होती है। यद्यपि ये क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं, इस मौसम की अधिकतर वर्षा देश के उत्तर पूर्वी भागों में होती है। अगला प्रश्न दे रखा है कि 1 जून को दक्षिण पश्चिम मानसून तिरुवनंतपुरम तथा शिलांग में जुलाई की अपेक्षा जून में अधिक वर्षा क्यों होती है? तो 1 जून को दक्षिण पश्चिम मानसून तिरुवनंतपुरम तथा शिलांग पहुंचता है। तिरुवनंतपुरम में वर्षा अरब सागर के कारण, जबकि शिलांग में वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा के कारण होती है। इस क्षेत्रों में बरसात के कारण ये दोनों शाखाएं देश के अन्य भागों में वर्षा करती है। अरब सागर शाखा जो होती है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, जबकि बंगाल की खाड़ी की शाखा उत्तर पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाती है। इसके परिणाम स्वरूप जून के बाद के महीनों में इन क्षेत्रों में कम वर्षा होती है। तो इस प्रकार से ये अध्याय जो है वो पूरा होता है। विद्यार्थियों, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर। आप सभी शेयर जरूर करें, आप सभी से निवेदन है, और सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो लाइक भी करें। अगला पार्ट की ओर बढ़ते हैं, तो देखते हैं इसका अगला अध्याय 5 प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी, जिसमें पहला प्रश्न दे रखा है विद्यार्थियों, सही विकल्प चुन करके लिखिए। जिसमें पहला है, सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है? ऑप्शन दे रखे 100 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा। तो इसका उत्तर जो है वो अ वाला हो जाएगा विद्यार्थियों। अगला, सिमलीपाल जीवमंडल निचयी कौन से राज्य में स्थित है? ऑप्शन दे रखे पंजाब, दिल्ली, उड़ीसा, राजस्थान। तो इसका उत्तर स वाला हो जाएगा, उड़ीसा। अगला, भारत के कौन से जीवमंडल निचयी विश्व के जीवमंडल निचयों में लिए गए हैं? ऑप्शन दे रखे मानस, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नंदा देवी। तो इसका उत्तर जो है वो मन्नार की खाड़ी हो जाएगा। अगला, बलुई मिट्टी में निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति सामान्यतः उगती है? ऑप्शन दे रखे हैं पर्णपाती, कटीली, मैग्रोव या सदाबहार। तो विद्यार्थियों इसमें जो है वो कटीली
वनस्पति उगती हैं। अगला दे रखा है भारत में प्राकृतिक वनस्पति पाए जाने वाले क्षेत्र कौन से हैं। हिमालय दे रखा है, मध्य भारत दे रखा है, मरुस्थल दे रखा है या उपरोक्त सभी। विद्यार्थी इसका जो उत्तर जो है वो उपरोक्त सभी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है मैंग्रोव वन भारत के निम्नलिखित में किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं नदी डेल्टाओं में, हिमालयी क्षेत्रों में, मध्य भारत में, इनमें से किसी में नहीं तो नदी डेल्टा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं मैंग्रोव वन। पंचमढ़ी जीवमंडल निश्चय किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन दे रखे हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो इसका उत्तर जो है विद्यार्थियों मध्य प्रदेश आ जाएगा। पंचमढ़ी जो है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला दे रखा है प्राकृतिक वातावरण और उसमें रहने वाले जीवों से निर्मित व्यवस्था को खालिस्तान कहते हैं, तो उसको पारितंत्र कहते हैं। पारितंत्र आपको लिखना है। दूसरा विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे खालिस्तान कहलाते हैं, तो पादप कहलाते हैं। पादप खालिस्तान में लिखना है। मानस जीवमंडल निश्चय खालिस्तान राज्य में स्थित है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानस ये असम राज्य में स्थित है। अगला कटीले वनों का मुख्य वृक्ष खालिस्तान है, तो कटीले वनों का मुख्य वृक्ष जो है वो बबूल होता है, बहुत बड़ा पेड़ और कांटे होते हैं उसमें। भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन खालिस्तान में लागू किया गया था, तो ये 1972 में लागू किया था वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम भारत के लिए। जुकाम और खांसी की दवा के लिए खालिस्तान पादप का उपयोग किया जाता है, तो जुकाम और खांसी के लिए तुलसी के पौधे का उपयोग किया जाता है, तुलसी के पत्तों का। आगे देखते हैं सत्य असत्य लिखिए, जिसमें पहला दे रखा है मूल रूप से भारतीय वनस्पति को विदेशज वनस्पति कहते हैं, तो विद्यार्थियों ये पहला वाला असत्य हो जाएगा, क्योंकि भारतीय वनस्पति को देशज वनस्पति कहा जाता है। मानस जीवमंडल निश्चय असम में, यह भी हमने देखा था, बिल्कुल सत्य है। मानस जीवमंडल निश्चय जो है वो असम में है। तीसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कटीले वन पाए जाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा विद्यार्थियों। इसमें जो है मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं, तबार पर्णपात दूसरे वन भी पाए जाते हैं। अगला घास वाले क्षेत्र भी पाए जाते हैं। दुधवा राष्ट्रीय पार्क जो है उत्तर प्रदेश में, तो ये भी जो है वो सत्य है विद्यार्थियों। अगला गिरी राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, तो ये भी विद्यार्थियों सत्य है, यहाँ पर शेर पाए जाते हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान गिर प्रसिद्ध है। ज्वारीय वन सुंदरी नामक वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी जो है वो सत्य हो जाएगा विद्यार्थियों। और आखिरी जो दे रखा है ऊँट थार कमरस्थल में पाए जाते हैं, तो ये भी जो है वो सत्य है। थार कमरस्थल थार रेगिस्तान में पाए जाते हैं, राजस्थान क्षेत्र में ऊँट। तो आपको खाली जगह पर ये सत्य सत्य लिख लेना है। अगला बढ़ते हैं, सही जोड़ी बनाइए। सुंदरवन, नंदा देवी, कंचनजंगा, देहांग देवांग या कान्हा किसली। तो सुंदरवन को जो है वो इसका पहले वाले का उत्तर जो है विद्यार्थियों पश्चिम बंगाल आ जाएगा। सुंदरवन डेल्टा जो पश्चिम बंगाल में है, ये वाला ऑप्शन यहाँ पहले वाले में लिखेंगे। उसके बाद में दूसरा का नंदा देवी का उत्तराखंड में, नंदा देवी। कंचनजंगा जो है वो सिक्किम, इसका उत्तर हो जाएगा ब वाला ऑप्शन। कंचनजंगा जो है वो सिक्किम में, भारत में हिमालय की ऊंची चोटी। उसके बाद देहांग और देवांग, तो ये जो है विद्यार्थियों अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। कान्हा किसली जो है ये मध्य प्रदेश, अ वाला ऑप्शन हो जाएगा आखिरी का। इस प्रकार से आपको ऑप्शन मिला लेना है। आगे बढ़ते हैं, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। जहाँ पर पहला दे रखा है भारत में एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं, तो एशियाई शेर जो है भारत में गुजरात के गिर के जंगलों में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तेसज वनस्पति का एक उदाहरण लिखिए, तो ये इसका उदाहरण जो है वो साल वृक्ष है। एक सींग वाले गैंडे किन किन राष्ट्रीय पार्क में मिलते हैं, तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये जो कि मानस असम में है। अगला भारत में कितने जीवमंडल निश्चय स्थापित किए गए, तो ये 18 स्थापित किए गए, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देश में कितने नेशनल पार्क स्थापित किए गए हैं, तो 106 नेशनल पार्क देश में स्थापित किए गए हैं। इस प्रकार से इसका उत्तर लिखना है। अगला एक औषधीय पादप का नाम लिखिए, तो औषधीय पादप का आप नाम लिख सकते हैं यहाँ पर नीम या तुलसी। अगला 7वां प्रश्न, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में कौन सा वृक्ष पाया जाता है, तो यहाँ पर सुंदरी वृक्ष पाया जाता है। रॉयल बंगाल टाइगर किस वन का जानवर है, तो ये मैंग्रोव वन का जानवर है, मैंग्रोव वन में पाया जाता है। सबसे अधिक मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र जो है वहाँ पर पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल में। सीनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ये 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के दो वृक्षों के नाम लिखिए, तो साल व सागौन दोनों जो है वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के उदाहरण हैं। अगला जो है इसके अति लघुत्तरीय प्रश्न की ओर चलते हैं हम।
तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न दे रखा है यहाँ पर, सर्पगंधा, अर्जुन, नीम तथा तुलसी के एक औषधीय गुण लिखिए। तो आपको एक औषधीय गुण लिखना है। सर्पगंधा जो है रक्तचाप का नियंत्रण करता है। अर्जुन कान दर्द व रक्तचाप नियंत्रण में सहायक होता है। नीम जो है वो जीवाणुनाशक होता है। तुलसी रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करता है। अगला, भारत के कोई 2 जीवमंडल निश्चय क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो भारत के 2 क्षेत्रों का आपको नाम कोई से भी लिख सकते हैं आप, पचमढ़ी, पन्ना, अमरकंटक, नंदा देवी, ये सब जीवमंडल निश्चय हैं। अगला, तीसरा प्रश्न दे रखा है, भारत में पाए जाने वाले वन्य प्राणियों के नाम। तो भारत में कई प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं, जिसमें से कुछ के नाम आप लिख सकते हैं, बाघ, सोन, चिड़िया, बारहसिंगा। कटीले वनों के वनस्पतियों के नाम लिखिए। तो बबूल, खिजड़ी, खजूर, अकासिया, ये सब कटीले वनस्पतियाँ हैं। अल्पाइन भारत में पाई जाती है। अल्पाइन वनस्पति भारत में कहाँ पाई जाती है? तो अल्पाइन वनस्पति पर्वतीय वनों में 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाई जाती हैं, जैसे जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्रों में। अगला, हिमालयी वनों की विशेषताएं लिखिए। तो शंकुधारी आकार के होते हैं ये, और ऊंचाई के साथ सघनता एवं वृक्षों की ऊंचाई में कमी होती है। 7वां दे रखा है, मैंग्रोव वन की विशेषताएं लिखिए। तो मैंग्रोव वन समुद्री तट को स्थिर करते हैं। इनमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती है। यह तूफानी लहरों, धाराओं और ज्वार से समुद्र कटाव को कम करते हैं। 8वां प्रश्न दे रखा है, उष्णकटिबंधीय कटीले वन की 2 विशेषताएं लिखिए। तो उष्णकटिबंधीय कटीले वन 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। वाष्पीकरण को नियंत्रित करने के लिए पत्तियों का कांटों में परिवर्तन कर देते हैं। ये उष्णकटिबंधीय कटीले वन। 9वां प्रश्न दे रखा है, भारत के प्रमुख 2 पक्षी अभ्यारण्यों के नाम लिखिए। तो पक्षी अभ्यारण्य वन जो है वो वेदांतंगल, घना पक्षी विहार, ये पक्षी अभ्यारण्य। भारत के 2 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। तो भारत में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, और जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, 2 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। अक्षत वनस्पति किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्राकृतिक वनस्पति को अक्षत वनस्पति कहते हैं। जो वनस्पति के वे भाग है जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होते हैं और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वो होती है अक्षत वनस्पति। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में देखें तो यहाँ सदाबहार वन और पर्णपाती वन में अंतर लिखिए, पहला प्रश्न था इसका। तो इसमें सदाबहार वन जो है वो वर्ष भर हरे भरे होते हैं। वर्षा की पर्याप्तता होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। दूसरा इसका था, लकड़ी अत्यधिक मजबूत होती है सदाबहार वन की। और तीसरा, अत्यधिक सघन होते हैं, ऊंचाई 60 मीटर से अधिक होती है। पर्णपाती और पतझड़ वन में अगर देखें तो ये इसकी पहली विशेषता, ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और वर्षा 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के मध्य होती है। दूसरा, वर्षा की ऊंचाई और वृक्षों की ऊंचाई जो है वो औसतन 30 मीटर के लगभग होती है। तीसरा, इसकी विशेषता है कि व्यापारिक महत्व के लिए अधिक उपयोगी है पर्णपाती और पतझड़ वन। दूसरा प्रश्न दे रखा है इसमें, भारत में बहुत संख्या में जीव और पादप प्रजातियां संकटग्रस्त है। एक पादप एवं एक जीव प्रजाति का उदाहरण लिखिए। तो संकटग्रस्त प्रजाति पादप जो है वो सर्पगंधा और चंदन है, बहुत कम हो गए। संकटग्रस्त प्रजाति जीव में अगर देखें तो एक सींग वाला गेंडा लुप्त की ओर है, और उड़न गिलहरी ये भी लुप्त की ओर है। तो ये संकटग्रस्त प्रजाति है, मतलब लुप्त होने वाले, इनकी संख्या बिल्कुल ना के बराबर हो गई। जीवमंडल निश्चय से क्या अभिप्राय है? कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, इस जीवमंडल निश्चय में विभिन्न प्रकार के आवास है। विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों में शुष्क और आर्द्र पर्णपाती वन, अर्ध सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन, सदाबहार 16 घास के मैदान और दलदली सम्मिलित हैं। यहाँ पर 2 संकटापन्न प्राणी प्रजातियाँ नीलगिरी ताहर और शेर जैसी दुम वाले बंदर की सबसे अधिक संख्या पाई जाती हैं। चौथा प्रश्न दे रखा, पर्वतीय वन की 2 विशेषताएं लिखिए। तो पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी और ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर मिलता है। 1000 से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़, देवदार वृक्ष पाए जाते हैं। प्रायः 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर अल्पाइन वनस्पति मिलते हैं, जैसे फर, जूनियर आदि। 5वां देखें तो पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन के मुख्य कारण लिखिए। पारिस्थितिक तंत्र क्यों असंतुलित हो रहा है? तो इसमें लालची व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना, रासायनिक और औद्योगिक अपशिष्ट तथा तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण और विदेशी प्रजातियों का प्रवेश। आखिरी देखें, कृषि तथा निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से ये आपका यहाँ पर यह अध्याय भी जो है, 5वां अध्याय भी जो है वो पूर्ण होता है। आप सभी से निवेदन करते हैं कि आपको अच्छा लग रहा हो तो आप ज़रूर कमेंट भी करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को और लाइक भी करें। साथ ही साथ अपने साथी दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। सभी जो है आसानी से सटीक उत्तर आपको यहाँ पर प्राप्त होंगे। कहीं आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, दूसरे अन्य वीडियो में आपको गुमराह किया जाता है, कई बार असत्य
प्रश्न उत्तर भी बता दिए जाते हैं गलत, जिसका नुकसान आपको परीक्षा में भुगतना पड़ता है। तो आप सभी से निवेदन है इसी चैनल का वीडियो देखें और याद भी करें ताकि आपको परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त हो, आप पूरे प्रदेश में जो है टॉप करें। आप सभी से ऐसी हमारी अपेक्षा है। आप अभी सभी हमारे साथ बने रहें। अगला पार्ट अब इसका जल्दी ही जारी होने वाला है। पिछले पार्ट की भी लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, अगले वाले की भी बाद में उपलब्ध करा दी जाएगी। आप सभी ज़रूर से ज़रूर हमारे साथ जुड़े रहें हमेशा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।